नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमारा बेसिक टैक्सेशन का सीरीज चल रहा है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ ईसॉप्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमें ईसॉप्स मिलते हैं उसके ऊपर टैक्सेशन कैसा होता है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं वेबसाइट में, यूट्यूब वगैरह पे कि ईसॉप्स के बारे में आप बात करिए, तो इसके लिए हमने आज का ये टॉपिक चूज़ किया है दोस्तों। तो उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है या फिर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस छोटे छोटे हम बनाएं आपके टैक्सेशन क्वेरी सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मतलब आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो कि ईसॉप्स होता क्या है, उसके बाद में कि कंपनीज क्यों ईसॉप्स इशू करती है, ईसॉप्स का साइकिल क्या होता है, मतलब कैसे उसका पूरा साइकिल होता है, मतलब पूरा पीरियड कैसा होता है। उसके बाद में मेनली हमारा कि उसके ऊपर टैक्सेशन कैसा लगता है, और उसके बाद में कि हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये ईसॉप्स हम एक्सरसाइज करेंगे तब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये ईसॉप होता क्या है। तो अगर फुल फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो ईसॉप्स मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जी हाँ दोस्तों, कि मतलब कि एम्प्लॉई को कंपनी के शेयर लेने का एक एक्सरसाइज ऑप्शन मिलता है। ये पूरा के पूरा मतलब स्टॉक्स नहीं मिलते हैं, बट एक ऑप्शन मिलता है कि आप आगे चल के कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो दोस्तों। तो ये इसको बोलते हैं ईसॉप। ये कंपनी जनरली आजकल स्टार्टअप्स वगैरह बहुत सारे पैमाने पे ये ईसॉप्स एम्प्लॉयज को इशू करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि ये कंपनीज ईसॉप्स क्यों इशू करते हैं। मतलब ये नॉर्मल सैलरी वगैरह तो करते हैं, बट उसके साथ में ईसॉप्स भी करते हैं। तो ईसॉप्स क्यों करते हैं, तो इसके लिए दो मेन चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि जो अच्छा खासा जो टैलेंट है कंपनी में, वो ज़्यादा टाइम के लिए कंपनी के साथ में बना रहे, तो उसके लिए। और उसके साथ में ही सेकंड वाला ऑप्शन मतलब एक इंटररिलेटेड पॉइंट है कि कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, मतलब ओनरशिप देके, मतलब अगर मैं किसी कंपनी में मुझे ओनरशिप मिल जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और मैं वहाँ पे अच्छे से काम करूँगा। तो उसके लिए ये दो मेन चीज़ें हैं कि उसके लिए ईसॉप्स कंपनीज इशू करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट नॉर्मली आजकल स्टार्टअप्स वगैरह में ये दो चीज़ों की वजह से कंपनीज ईसॉप्स इशू करती है दोस्तों। तो अगला देखते हैं कि ये एक्चुअल में ईसॉप्स का साइकिल कैसे होता है। तो ईसॉप्स का साइकिल हमारे हिसाब से 3 स्टेजेस में होता है, मेनली 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला होता है ग्रांट, मतलब जब हमें ईसॉप्स मिलते हैं। सेकंड होता है वेस्टिंग पीरियड, और थर्ड होता है एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द ईसॉप्स। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है ग्रांट ऑफ ईसॉप्स। मतलब क्या है कि ग्रांट ऑफ ईसॉप्स मतलब कि हमें जब ईसॉप्स मतलब ये हमें ऑप्शंस कंपनी देती है, उसके साथ में लेटर देती है, ग्रांट लेटर उसको बोलते हैं। तो उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे हुए थे कि आपको कितने ईसॉप्स मिलेंगे, क्या रेट पे मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, इस हिसाब से। तो उसको बोलते हैं ग्रांट। मतलब आपको अलॉट कर दिया, अलॉट मतलब आपके नाम पे नहीं कर दिया, बट आपको ऑफर दे दिया कि आपको ये इतने ईसॉप्स मिलेंगे विथ ये कंडीशंस और ये रेट पे आपको मिलेंगे दोस्तों। अगला उसमें स्टेज आती है कि वेस्टिंग पीरियड। तो नॉर्मल भाषा में अगर इसको बोलेंगे तो ये है वेटिंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, वेस्टिंग पीरियड मतलब वेटिंग टाइम। तो नॉर्मली जब से आपको ईसॉप्स मिलते हैं, मतलब ग्रांट होने के बाद में टिल द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, उसको बोलते, वो पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो उसमें क्या होता है कि कंडीशंस होती है कि लेट से कि मुझे आज 200 ईसॉप्स मिले, ठीक है। तो उसके साथ में कंपनी कंडीशन क्या करती है, तो ये 200 कब मिलेंगे। लेट से कि आप 4 साल कंपनी के साथ में काम करेंगे, आप 5 साल काम करेंगे, आप 3 साल काम करेंगे, जैसे भी कंडीशंस दिए रहते हैं, तो उस हिसाब से उसका वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग मतलब आपके नाम पे वो जमा होना, आपके डिमैट अकाउंट में या फिर आपके नाम पे, मतलब जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल हो जाती है उस हिसाब से आपके नाम पे उसको जमा होना। तो ये वेस्टिंग पीरियड अलग अलग टाइप का हो सकता है। किसी कंपनी के लिए 1 साल का होता है, मिनिमम 1 साल से 5 साल तक के लिए होता है, बट 1 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है। तो अलग अलग कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से अलग अलग वेस्टिंग पीरियड हो सकता है दोस्तों। तो उसके बाद में जो ईसॉप्स हमें मिलते हैं उसका भी, जो वेस्टिंग पीरियड में ईसॉप्स हमें मिलते हैं उसका भी अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है। कुछ कुछ कंपनीज क्वार्टरली ईसॉप्स देती है, कुछ कुछ कंपनी 6 मंथली ईसॉप देती है, कुछ कुछ साल साल के हिसाब से ईसॉप देती है। मतलब साल खत्म होने के बाद में लेट से कि आपको 20 ईसॉप्स वेस्ट हो गए आपके नाम पे, या फिर 6 मंथ्स होने के बाद में 20 ईसॉप्स आपके नाम पे हो गए, वेस्ट हो गए आपके नाम पे। तो इस हिसाब से ये वेस्टिंग का पीरियड होता है। जब तक वेस्टिंग का पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक आप ये जो ऑप्शंस है, स्टॉक ऑप्शंस, आप ये एक्चुअल में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए वेस्टिंग पीरियड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
अब अगर लेट से कि मेरा ESOP का वेस्टिंग का पीरियड है 5 साल, बट अगर मैंने जॉब 4 साल में ही चेंज कर दिया तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से कभी कभी मुझे ये ESOPs जो ऑप्शंस मिले हैं वो मुझे छोड़ने भी पड़ सकते हैं, या फिर कुछ कुछ कंपनीज इसको अलाउ भी करती है दोस्तों। तो उस हिसाब से देखना है कि आपका अगर आपको ESOPs मिल रहे हैं तो ये वेस्टिंग पीरियड आपके इसके लिए क्या है, ये सब कंडीशंस वगैरह है जो आपको जब ESOPs ग्रांट होते हैं उसके साथ में लेटर मिलता है तो उसमें ही ये सब कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं। तो अब अगर अगला जो स्टेज होता है वो एक्चुअल जो स्टेज होता है वो है एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस। मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद में ये स्टेज आता है जब आप एक्चुअली एम्प्लॉयर को आप बोलते हो कि मेरे नाम पे इतने इतने ESOPs वेस्ट हो चुके हैं, ये मेरा पैसा और आप ये मुझे जो कंपनी के शेयर है वो आप दे दीजिए। मतलब ये स्टेज में आप एक्चुअल कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज होता है, मतलब ये एक्सरसाइज होता है तो ये ग्रांटिंग के टाइम ही आपको बोला रहता है कि क्या रेट पे आपको ये ESOPs मिलेंगे। जनरली बहुत सारे ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर ये जो कंपनी का शेयर है ये एम्प्लॉयज़ के लिए मिलता है। लेट से कि कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू, आज कंपनी के शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये है तो ये डिस्काउंट करके एम्प्लॉय को 10 रुपये में भी मिल जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से ये पूरा साइकिल होता है, ग्रांट, उसके बाद में वेस्टिंग और उसके बाद में एक्चुअल एक्सरसाइज दोस्तों। तो आप देखेंगे हमारे जो मेन टॉपिक है कि टैक्सेशन ऑफ, मतलब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है ESOPs के ऊपर। तो ये स्टेज में टैक्स लगता है एक्सरसाइज के टाइम पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ESOPs के ऊपर 2 टाइम पे टैक्स लगता है, तो 2 टाइम पे नहीं लगता है, 2 स्टेजेस में लगता है, ए एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट शेयर्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि तो जैसे कि जो हमारा साइकिल था तो उसमें किसी के ऊपर टैक्स लगता है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ ग्रांट, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग ये सब कोई भी टैक्स लगता नहीं है। एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग कोई भी टैक्स लगता नहीं है। एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज हमें टैक्स देना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे कि लेट्स है कि जो कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर कंपनी लिस्टेड है तो जो कंपनी लिस्ट हुई है उसका जो लिस्टिंग का उस दिन का प्राइस है उस हिसाब से, तो लेट्स है कि उसका प्राइस है 550 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, और कंपनी ने एज ए एम्प्लॉय मुझे जो डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर की है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, वो की है 50 रुपीज़। तो 550 का शेयर आपको कंपनी 50 रुपये में दे रही है तो उसके ऊपर का जो बीच में का जो डिफरेंस है 500 रुपीज़, वो आपको एक तरीके से कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है, आप एम्प्लॉई है उसके लिए, राइट। तो वो जो 500 रुपये है वो आपको टैक्स भरना पड़ता है उसके ऊपर, एज ए परक्विजिट करके टैक्स होता है, और वो टैक्स होता है अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। जी हाँ दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर टैक्स होता है और एज ए परक्विजिट करके टैक्स होता है, और उसके ऊपर जो भी टैक्स आता है वो कंपनी आपके जो TDS वगैरह है उस हिसाब से उसमें से काट लेती है दोस्तों। तो इस हिसाब से पहला इंस्टेंस है कि जब आप कंपनी का ESOP एक्सरसाइज करेंगे तो वो टाइम पे आपको पहला टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज के ऊपर का ESOP का जो टैक्स लगता है वो टैक्स आपको लगता है एट द नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, कि जो भी स्लैब में आप हो 20%, 30% या फिर हायर स्लैब विद सरचार्ज वाले में अगर रहेंगे तो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है, जो कि कंपनी आपके TDS में से ही उसको डिडक्ट कर लेता है और उसके बाद में आपको ESOPs जो भी है आपको इशू कर देता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का मतलब ये स्टेज में आके ही डिसीजन होता है कि ESOPs हम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें बहुत सारे लोगों को आता है कि किसी किसी के अगर पास में पैसा नहीं रहेगा तो टैक्स भरने के लिए भी पैसा, मतलब ये एक्चुअल में ESOPs क्या है कि ये कुछ पैसा हमें मिलता नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, हमें बस शेयर्स मिल रहे हैं, फिर भी इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो कुछ कुछ एम्प्लॉय के पास में पैसा नहीं रहता है तो वो आगे चल के पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए वो ESOPs जो है वो छोड़ने पड़ते हैं, या फिर कुछ कुछ कंपनीज हमने देखे कि वो ESOPs तुरंत बेच भी देते हैं मार्केट में, और उसके बाद में उसमें से जो पैसा आता है उसमें से टैक्स भरते हैं और बचा हुआ पैसा एम्प्लॉयज़ को देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया फर्स्ट इंस्टेंस। अब देखते हैं कि सेकंड इंस्टेंट कि ये जो मुझे ESOPs मिले हैं, मतलब जो कंपनी के शेयर्स मिले हैं, जब मैं वो जाके सेल करूंगा मार्केट में, लिस्टेड में या फिर अनलिस्टेड रहेगा तो किसी दूसरे को, या फिर कुछ कंपनी का एक्वायर वगैरह हो गया तो वो टाइम पे जब मैं सेल करता हूँ मेरे शेयर्स, तो उसके ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ता है, और वो जो टैक्स भरना पड़ता है वो एज अ कैपिटल गेन्स, मतलब नॉर्मल हम शेयर्स म्यूचुअल फंड या फिर लैंड वगैरह जैसे बेचते हैं जिसके ऊपर कैपिटल गेन्स लगता है, तो उस हिसाब से ये जो सेलिंग के टाइम में भी कैपिटल गेन्स लगता है दोस्तों। कि लेट से एग्जाम्पल के हिसाब से कि जो हमें जो ESOPs मिला था उसके टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 550 रुपये था, राइट। तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, मतलब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 550 है, और
अगर लेट से कि मैंने वो 900 रुपये में बेच दिया, तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो एज अ बन जाएगा मेरा कैपिटल गेंस, और उसके ऊपर मुझे टैक्स रेट जो भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो टैक्स रेट कैसे डिफाइन होगा कि वो जो शेयर है मेरा वो कैसा है, मतलब वो कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, मैंने कितने टाइम के लिए उसको होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो इस हिसाब से उसका टैक्स रेट प्लस एजुकेशन सेस वगैरह उसके ऊपर लगेगा। तो लेट्स से कि शॉर्ट टर्म लिस्टेड है, अगर लिस्टेड के पहले बात करेंगे, लिस्टेड है तो शॉर्ट टर्म है तो 15%, लॉन्ग टर्म है तो 10%, जैसे नॉर्मल शेयर्स वगैरह पे होता है। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब जो भी स्लैब में मैं आता हूँ तो उस हिसाब से लगेगा। और अगर लॉन्ग टर्म है अनलिस्टेड में तो 20% प्लस जो भी सरचार्ज स्लैब में आपके हिसाब से है, 50 लाख के ऊपर है तो 10% का, उसके बाद में उस हिसाब से, और एजुकेशन से 4%। तो इस हिसाब से पूरा आपका टैक्सेशन आ जाता है। 2 स्टेजेस में इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, एक तो एक्सरसाइज के टाइम पे और दूसरा है ये ESOPs एक्चुअल शेयर्स बेचने के बाद में। तो आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान रखना चाहिए टैक्सेशन के हिसाब से, कि सबसे पहले कि जो भी ये हमें ये लेटर्स वगैरह मिलते हैं, ग्रांट लेटर वगैरह है, उसके बाद में FMV क्या थी, जब हमें जो ESOPs है वो एक्सरसाइज करते टाइम FMV क्या थी, तो इसके सब रिकॉर्ड्स आपके पास में रख लीजिए। तो जब भी आप ये ESOPs आगे जाके सेल करोगे, यानी शेयर्स आगे जाके सेल करोगे, तो टैक्स कैलकुलेशन में आपको आसानी जाएगी। उसके बाद में कुछ कंपनीज क्या है कि ये जो एक्सरसाइज होता है, मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद में जो एक्सरसाइज पीरियड होता है, उसके टाइम पे किसी के पास में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो कुछ कंपनीज आगे भी आपको अलाउ करती है कि लेट से एक्सरसाइज वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, आप 1 साल में करिए, आप 5 साल में करिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए भी करिए। तो वो टाइम पे आप आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से देखिए कि आपको कितना उसके ऊपर टैक्स आने वाला है, और तभी ही आप आपके जो ESOPs है उसको एक्सरसाइज करिए दोस्तों। तो आई होप आपको आज के इसमें समझ में आया होगा कि ESOPs क्या होते हैं, ESOPs का साइकिल कैसे होता है, और एक्चुअल में टैक्स कैसे होता है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।